गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पीवीएन क्लासेस में, जहां मैं आज की टॉपिक में एक महान लेखिका जेन ऑस्टन के बारे में आज चर्चा करूंगा। कुछ उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा जो आपके आने वाले यूजीसी नेट के लिए और बेट एग्जाम के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। तो आइए जल्दी से देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जेन ऑस्टन के बारे में आप जानते हैं, एक महान नॉवेलिस्ट थी, इंग्लैंड की थी। और कुछ भी जानते हैं, जरा फास्ट आप आंसर देंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, जेन ऑस्टन बिलोंग टू। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अभी मैंने आपको वीडियो में स्टार्ट करने से पहले इसका आंसर बताया था। ये किस देश की थी, क्या थी, जल्दी से बताएंगे, आंसर देंगे जितने भी लोग लाइव हैं। तो बिल्कुल ही सही सबका आंसर जा रहा है बच्चों। जेन ऑस्टन बिलोंग टू जर्मनी इज द रॉन्ग आंसर, और अमेरिका को हमको आंसर दिख रहा है इसका, इंग्लैंड इज द राइट आंसर। इंग्लैंड की महान लेखिका थी, और वो भी कैसी लेखिका थी, तो ये एक नॉवेलिस्ट थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा कि जेन ऑस्टन बिलोंग टू। अब यहाँ पर इनके जन्म और मृत्यु की बात की जा रही है। क्या इनका जन्म 1770 टू 1850 होगा, क्या इनका जन्म 1772 होगा, या 1717 होगा, या 1775 टू 1870। तो याद रखना, ये दोनों भी किसी महान लेखक के जन्म मृत्यु है, एक विलियम वर्ड्सवर्थ का और एक एसटी कॉलेज का। ठीक है, ठीक है। तो इनका जन्म और मृत्यु हुआ 1775 टू 1817, इसीलिए मैंने ऑप्शन क्लोज रखा, विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज के क्लोज रखा। ठीक है, इनका पीरियड रोमांटिक पीरियड था, कुछ लोग इनको रेगानिस्ट पीरियड से भी मानते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए फास्ट। जेन ऑस्टन गेट एजुकेशन फ्रॉम। याद करना, 18th सेंचुरी के आसपास महिलाओं को पढ़ने की उतनी आजादी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा एजुकेटेड हुई कि इतनी महान नॉवेल राइटर बनी। तो आप बताएंगे इनको कहां से नॉलेज प्राप्त हुआ। तो आपके सामने क्वेश्चन था, फादर्स स्कूल, फादर्स लाइब्रेरी, ब्रदर्स, या फिर नन। तो आंसर जल्दी से बताएंगे। तो याद रखना, इनके पिताजी का कोई स्कूल तो था नहीं, भाइयों से एजुकेशन प्राप्त नहीं हुआ। इनके पिता की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वहीं पर इन्होंने सेल्फ एजुकेशन करके, सेल्फ एजुकेशन से इन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया कि महान नॉवेलिस्ट बनी। तो फादर्स लाइब्रेरी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर रहा। ऑस्टेन्स फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल वाज। ऑस्टेन्स फर्स्ट वर्क नहीं है, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क की बात की जाएगी। फर्स्ट वर्क अलग हो सकता है और फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क अलग हो सकता है। तो चलिए आंसर देंगे, क्या वो मैन्सफील्ड पार्क था, क्या वो एम्मा, क्या वो सैंडीसन, या सेंस एंड सेंसिबिलिटी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। कुछ लोगों ने इसका आंसर दे दिया है, तो याद रखना इसका आंसर सेंस एंड सेंसिबिलिटी होगा। 1795 में ये फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था। ऐसे इनके फर्स्ट वर्क और था जिसके आगे क्वेश्चन में चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया फिर से। सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज ए टाइप ऑफ गॉथिक नॉवेल, इपिस्टोलरी नॉवेल, पैरोडी, या हिस्टोरिकल नॉवेल। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर देंगे। सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो 1795 में आई थी, ये किस प्रकार का नॉवेल था? क्या ये गॉथिक नॉवेल समझते हैं आप लोग? भूत प्रेत की कहानियों को गॉथिक कहते हैं। इपिस्टोलरी नॉवेल, ए नॉवेल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, पत्र के व्यवहार से। जैसे आपने फिल्म देखा होगा सिर्फ तुम, इसमें क्या करता है, हीरो हीरोइन को लेटर लिखता है, हीरोइन हीरो को लेटर लिखती है। तो पैरोडी का मतलब होता है एक तरह की कॉमेडी ही कहिए। ठीक है, और हिस्टोरिकल नॉवेल में हिस्ट्री वर्ड से ही पता चल रहा है हिस्टोरिकल नॉवेल, तो आपको पता होना चाहिए सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज ए टाइप ऑफ इपिस्टोलरी नॉवेल। इसमें 2 बहनें, 2 लड़कों से प्रेम होता है और उन पर लेटर राइटिंग के माध्यम से वो सारी बातें जो शेयर करती है वो आपके लिए नॉवेल लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया। In which of her novel is focused on the slave trades of the British upper crust wealth in corruption? ठीक है, अब आपने देखा कि इनके लिखने का टाइप क्या होता था, कॉमेडी होता था, सटायरिकल कॉमेडी होता था। तो इन्होंने ब्रिटिश अपर कास्ट सोसाइटी, अपर क्रस्ट में धन दौलत, मिडिल और अपर सोसाइटी में अंतर, स्लेवरी सिस्टम, इन सभी सब बातों पर किस नॉवेल में लिखा है? क्या ये सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, क्या ये इम्मा है, क्या ये परसुएशन है, या मैन्सफील्ड पार्क है? जल्दी से आंसर देंगे जितने भी लोग हैं। तो याद रखना, सेंस एंड सेंसिबिलिटी तो 2 बहनों की और उसके लवर्स की कहानी है। एम्मा जो है ये भी एक प्रकार का, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी पर बात किया गया है।
और परसुएशन में एक लड़की को प्रेम हो जाता है और फिर एंगेजमेंट तोड़ लेती है, ऐसी कहीं बात मतलब ब्रिटिश सोसाइटी पर नहीं है। आंसर मैन्सफील्ड पार्क इज द राइट आंसर। मैन्सफील्ड पार्क में ये बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में रहा, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कर रहा है, इन विच ऑफ हर नॉवेल देयर इज ए स्टोरी ऑफ अ लेडी एंड हर 5 डॉटर्स। बड़ा ही फेमस नॉवेल है, आपको आंसर पता होगा, जल्दी से आंसर आने भी लगे हैं, बहुत फास्ट आंसर आ रहा है लोगों का, तो जल्दी से आंसर देंगे। इन विच ऑफ हर नॉवेल देयर इज ए स्टोरी ऑफ ए लेडी एंड हर 5 डॉटर्स। तो ये था, अभी आपने मैन्सफील्ड पार्क में पढ़ा, ऐसे कहीं चर्चा नहीं है इसमें। सेंस एंड सेंसिबिलिटी के बारे में जानकर 2 बहनों की कहानी है, तो ये भी नहीं होगा। एम्मा तो एक लड़की है बड़ी, उसको इसकी चर्चा थोड़ा सा आगे करेंगे, क्योंकि अभी हम बता देंगे तो आगे का क्वेश्चन मेरा डैमेज हो जाएगा। तो ये था प्राइड एंड प्रेजुडिस में, जिसमें बेनेट्स फैमिली की कहानी होती है, जिसमें वो अपने 5 बेटी की शादी के लिए परेशान रहती है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर इनकी शादी नहीं होगी और इनके पिता की अगर डेथ हो जाएगी तो इनकी संपत्ति चाहे तो सरकार की हो जाएगी या इनके मतलब भाई भतीजे के वाद की हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने चाहा था कि इनकी बेटियों की शादी जल्दी हो जाए, और बड़ी बेटी का नाम है एलिजाबेथ। चलिए, तो एक क्वेश्चन बना आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको पढ़ने का समय देते हैं। आई एम गोइंग टू टेक ए हीरोइन whom no one but myself will much alike। ठीक है, मतलब मेरे ही द्वारा क्रिएटेड की गई मेरे ही नॉवेल की हीरोइन को और कोई पसंद न करे, मैं खुद पसंद करूंगा। तो ये किस हीरोइन के बारे में बात कर रही है? जेन ऑस्टेन। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस में ऐसा भी आपने कहानी पढ़ा, ऐसी बात कहीं नहीं आई, तो बी इज द रॉन्ग आंसर। नॉर्थंगर जो एबे है, याद रखना, ये एक गॉथिक नॉवेल है, भूत प्रेत। परसुएशन में एंगेजमेंट की बात होती है और वो टूट जाता है, तो एम्मा इज द राइट आंसर। और इनकी हीरोइन का नाम है एम्मा वुडहाउस, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये बातें जो कही गई, आई एम गोइंग टू टेक ए हीरोइन whom no one but myself will like, तो ये कही गई है एम्मा के बारे में। ठीक है, एम्मा वुडहाउस पूरा नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए आप लोग फास्ट। विच ऑफ द नॉवेल बिलोंग्स टू जेन ऑस्टेन इज ए टाइप ऑफ गॉथिक नॉवेल। अगर आप मेरी बात अब तक 5-7 मिनट सुन रहे होंगे बड़े स्पीड में, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कई बार बोल दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, आप लोग का इंतजार कर लेता हूं, देखते हैं कोई आंसर देता है कि नहीं देता है। चलिए, तो एम्मा वुडहाउस के बारे में अभी तुरंत आपने क्या पढ़ा? ये तो एक ब्यूटीफुल लेडी है, तो इसमें गॉथिक नॉवेल की बात आएगी नहीं। मैन्सफील्ड पार्क में अपर क्रस्ट ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी को दर्शाया गया है। परसुएशन में ऐसी कहीं बात नहीं है, इसकी कहानी ही अलग है, तो इसका ए इज द राइट आंसर। नॉर्थंगर जो एबे है वो एक गॉथिक नॉवेल के साथ साथ ये एक पैरोडी है। पैरोडी का मतलब बताया था मैंने आपको, एक व्यंग्यात्मक, मतलब भूत प्रेत की कहानी है, उसमें हंसी भी आएगी। आपने स्त्री फिल्म देखा होगा, स्त्री पार्ट 2, उसमें हंसी भी आता है और डर डर भी लगता है, तो उसी तरह का ये नॉवेल था नॉर्थंगर एबे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, और क्या कर रहा है? द लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल बाय जेन ऑस्टेन। याद रखना, लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल। और एक क्वेश्चन बनता है लास्ट अनफिनिश्ड नॉवेल, तो याद रखना यहां पर चर्चा कर दिया जा रहा है। एम्मा तो होगा नहीं, मैन्सफील्ड पार्क होगा नहीं, क्योंकि ये सारे फिनिश्ड थे। तो परसुएशन की अगर बात करेंगे तो लास्ट कंप्लीटेड की बात करेंगे तो परसुएशन आएगा, और लास्ट अनकंप्लीटेड या अनफिनिश्ड की बात करेंगे अनफिनिश्ड की बात करेंगे तो सैंडिसन आएगा, याद रखना। 2 क्वेश्चन बने। हर नॉवेल वेयर पब्लिश्ड विद द नेम ऑफ, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हैरी पॉटर की जो लेखिका थी उन्होंने भी अपने नाम को बदला था, क्योंकि उस समय स्त्रियों को इतना ज्यादा पढ़ने की आजादी नहीं थी, तो लोगों के मन में यह आता था कि जब ये अच्छे से पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो इनका नॉवेल अच्छा हुआ क्या नहीं होगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि लेडीज को उस समय उतना वैल्यू नहीं मिलता था, उस समय आगे जेन ऑस्टेन लिखने लगी, तो इन्होंने अपने नाम को पहचान नहीं बनाया था, इसलिए ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इनके जितने भी नॉवेल छपे थे इस नाम से छपे थे, जिसका नाम है बाय ए लेडी। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन भी आ जाएगा कि इन्होंने, इनका पेन नेम क्या था,
पेन नेम का मतलब होता है वह आदमी जिस नाम, जो अपने प्रोफेशन में उस नाम से प्रसिद्ध हो। कई लोगों ने अपना नाम बदला, जैसे अक्षय कुमार का नाम राजीव भाटिया था, लेकिन फिल्म में जब हीरो बना नहीं लगा कि राजीव भाटिया एक अच्छा नाम है, उन्होंने अक्षय कुमार नाम रखा। इस तरह बहुत सारे लोग अपने नाम को बदल लेते हैं, तो इन्होंने अपने नाम को नहीं बदला, एक सिंपली नाम दिया बाई ए लेडी। आप लोग पढ़े होंगे कमला दास के बारे में, तो वो मलयालम में जब लिखती थी तो उनका नाम माधवी कुट्टी होता था। तो सेम चीज यहाँ पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। जेन ऑस्टेन डाइड ड्यू टू, अब ये किस बीमारी के कारण मर गई थी? तो कैंसर से, ट्यूबरकुलोसिस से, ट्यूबरकुलर ऑफ किडनी से या सेप्टिक एमिया से। तो आपको पता होगा कि सेप्टिक एमिया वर्ड आया था किनके बारे में? तो एक महान लेखक थे रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक जो कि एक वार पोएट थे, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस से एक महान आपके राइटर मरने वाले हैं जिनका नाम है जॉन किट्स, महान पोएट रोमांटिक एज के। तो इनकी मौत हुई है ट्यूबरकुलर ऑफ किडनी, ट्यूबरकुलर ऑफ किडनी इस बीमारी से पीड़ित थी और इसी से इनकी डेथ हुई उस समय। चलिए आ गया क्वेश्चन जिसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहा था, द अनफिनिश्ड नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टेन। यानी कि आप जो भी लोग हैं थोड़ा सा बैक में आइए और देख लीजिए, लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल की बात करेंगे तो परसुएशन था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, द अनफिनिश्ड नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टेन वाज। तो इसका आंसर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में ही दे दिया था, वो सैंडिसन होगा। कंप्लीटेड परसुएशन, अनकंप्लीटेड सैंडिसन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। एट व्हाट एज, इसको भी अगर आप मेरे वीडियो को शुरुआत में सुने होंगे तो इसका आंसर मैंने दे दिया था। एट व्हाट एज अलोंग हर फैमिली शी स्टेज्ड ए सीरीज ऑफ प्लेज। रिचर्डसन नाम के महान नॉवेलिस्ट को स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के उसके कुछ पार्ट को ये लोगों ने ट्राई किया था और वहीं से इनको और नॉलेज मिला नॉवेल्स का। तो वो था एट द एज ऑफ 13, 13 साल की उम्र में ही। आपको मैंने आज की वीडियो में शुरुआत में बताया कि इन्होंने पूरे अपने एजुकेशन को गेट कहां से प्राप्त किया, तो अपने पिता के लाइब्रेरी से, और स्टेज परफॉर्मेंस कर करके इनको एट द एज ऑफ 13 से ही इन्होंने नॉवेल के बारे में और इनकी उत्सुकता बढ़ी और इनको ज्ञान मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ रही, द फर्स्ट वर्क्स बाय जेन ऑस्टेन, लव एंड फ्रेंडशिप। याद करो आज की वीडियो में मैंने एक और बात बताया है कि फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क और फर्स्ट वर्क में अंतर होता है। तो ये इनकी फर्स्ट वर्क जब पूछेगा तो लव एंड फ्रेंडशिप, लेकिन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वर्क बाय जेन ऑस्टेन लव एंड फ्रेंडशिप वाज, वो क्या था इस पर तो थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पर बना, पहला पब्लिश्ड वर्क की अगर बात किया जाएगा तो पहला पब्लिश्ड वर्क है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ठीक है। और अगर इनसे चर्चा हो जाएगा कि इनकी पहली वर्क कौन था तो लव एंड फ्रेंडशिप, ये क्या था, तो ये क्या एक हिस्टोरिकल नॉवेल था? गलत। सटायरिकल कॉमेडी थी? सही। सीरीज ऑफ लेटर्स था? गलत। पैरोडी? तो सही। अगर ऐसा ऑप्शन रहता, अगर ऑप्शन रहता बोथ बी एंड सी तो ज्यादा सही जाता। ऐसे ऑप्शन नहीं थे तो आपको मजबूरी में क्या जाना पड़ेगा, सटायरिकल कॉमेडी। कॉमेडी में भी सटायरिकल कॉमेडी, पैरोडी का मतलब सिर्फ कॉमेडी होता है, यहाँ पर कैसी कॉमेडी? सटायरिकल कॉमेडी, किसी पर व्यंग्य कसना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ प्राइड एंड प्रिजुडाइस, आपने आज की वीडियो में इसका आंसर सुन लिया होगा। प्राइड एंड प्रिजुडाइस की प्रोटागोनिस्ट या सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? तो याद रखना बेनेट। यहां पर ऑप्शन तो दिया है बेनेट एंड हर 5 डॉटर, जिसमें बड़ी बेटी का नाम एलिजाबेथ रहता है, ठीक है। और ये जो दोनों है ना, यही दोनों सिस्टर हैं जो किसकी हैं? सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ठीक है। और कैथरीन मैन्सफील्ड शायद कैरेक्टर है नॉर्थंगर एबे की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? एन्ने एलियट इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल बाय जेन ऑस्टेन। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए। आपको पता होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया है, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेगा, आंसर देंगे। कुछ लोग लाइव हैं, आंसर दे रहे हैं, जल्दी से आंसर देंगे। तो याद रखना प्राइड एंड प्रिजुडाइस की हमने चर्चा कर दिया। इसके सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? बेनेट एंड 5 डॉटर्स।
नॉर्थंगर एबे की अभी हमने बात किया, कैथरीन इसकी सेंट्रल कैरेक्टर है, तो ये आंसर होगा नहीं, ये दोनों आंसर चले जाएंगे। एम्मा तो खुद एक सेंट्रल कैरेक्टर है, तो बच गया आंसर कौन, तो डी। यानी परसुएशन के सेंट्रल कैरेक्टर एन्ने एलियोट, यही डाउटर रहती है। इसकी एंगेजमेंट एक गरीब व्यक्ति से होती है, फिर एक अमीर से होती है, लास्ट में फिर वो गरीब के पास चली जाती है। इस तरह की कहानी है। तो आज के कहानी में हमने जेन ऑस्टिन के बारे में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। कल के वीडियो में मैं इसके आगे कुछ और बातें लेकर के आऊंगा जो आपके आने वाले एग्जामों में बड़े सहायक होगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।